ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 में बात होगी मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की। महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेगी। अमेरिका अब ईरान के एनर्जी प्लांट पर 6 अप्रैल तक हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते ट्रंप ने एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाने का प्लान टाल दिया है। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि एनर्जी ने 10 टैंकर हॉर्मुज से गुजरने दिए हैं और ये ईरान की तरफ से तोहफा है। President, do you have a new deadline, given that there are some talks now? Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll see. Look, we have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want to say. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 8 टैंकर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ तेल लेकर हमें तोहफे में आ गए, ये ईरान का तोहफा है या ये पाकिस्तान का धोखा है? अजीत जी, देखिए, जो अभी ट्रंप कह रहे हैं हम लोग उसी को माने अगर, तो ये बड़ी छोटी सी बात है। ये इससे डिप्लोमेसी तय नहीं होती है कि 8 टैंकर जाने दिया। उसने तो पहले ही कहा था ना कि 5 देशों के नाम लिए थे कि भारत, पाकिस्तान, रूस, चाइना, ये हमारे दोस्त हैं, हम इनके जहाज जाने देंगे, या हमारा हॉर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है। तो उन्होंने अगर जाने दिए तो ट्रंप के मन में जो बात है उसको सही साबित करने के लिए उन्होंने ये एक मिसाल दी है। उनके मन में ये है कि अभी लड़ाई रुकी रहे, वो उनके पावर प्लांट्स पर हमला न करें, आगे की अपनी तैयारी करते रहें। और उसके साइन के तौर पर उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान को हमने मध्यस्थता में लगाया है और उन्होंने पाकिस्तान के जहाज जाने दिए हैं, इसका मतलब वो सीरियस है बातचीत को लेकर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब उनके सामने सिर्फ 3 विकल्प थे ट्रंप के सामने कि या तो वो अभी वॉर छोड़ के निकल जाएं, अपनी विक्ट्री क्लेम करने कहें कि हम जीत गए और हम लड़ाई रोक रहे हैं। दूसरा है कि वो अपने जो ट्रूप मोबिलाइज कर रहे हैं जापान की तरफ से, तो उधर से ले आए खार की तरफ से और इधर इराक की तरफ से, उधर पाकिस्तान की तरफ से अपने ट्रूप मूव करें, वहां ग्राउंड पर जाए, लड़ाई लड़ें। और तीसरा था कि ईरान के बहाने ही थोड़े दिन के लिए वो लड़ाई टाल दें। तो उन्होंने ईरान वाला बहाना चुना है कि ईरान कह रहा है कि थोड़े दिन लड़ाई टालिए, ईरान सद्भाव दिखा रहा है, पाकिस्तान के प्रति भी हमारे प्रति भी बात अच्छी चल रही है, ये कह के उन्होंने 10 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले को टाल दिया है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने टाल दिया, लेकिन इस बीच वो सीरियसली बात करेंगे ईरान से युद्ध विराम को समाप्त करने के लिए। जो शर्तें हैं उनकी और ईरान की शर्तों में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान किसी हाल में उनकी तरफ से जो शर्तें उनको मानने को तैयार नहीं है। तो कोई मिडिल ग्राउंड पर आएंगे ये देश, मिस्र भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, ये लोग आएंगे किसी मिडिल ग्राउंड पर, या ये सिर्फ टाइम बाई करना है और इस 10 दिन के बाद ग्राउंड पर लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई होगी। दूसरा सवाल है कि इजराइल को कैसे रोकेंगे जो लगातार हमले कर रहा है। इजराइल इतने हमले कर रहा है उनके ऊपर, जब इतना सद्भाव ईरान दिखा रहा है और ट्रंप खुश हैं इतने, तो फिर इजराइल को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम रोक दो। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अभी जैसे जो नेवी के चीफ को मारा उन्होंने इजराइल ने, जी। तो उसने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू ने स्वयं कहा कि ये अमेरिका और इजराइल के कोऑर्डिनेटेड अटैक की मिसाल है। तो वो कह रहे हैं कि हम और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं।
और ट्रंप कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जो एक कंफ्यूजन है, पहले तो ये मैं आपने जो अभी विश्लेषण किया उसमें मुझे एक बात समझ में आ पा रही है, सो पूरे नेगोशिएशन में अभी तक इजराइल कहीं पे भी नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो रही है। तो अगर अमेरिका चाहे भी कि ये युद्ध सीज फायर की तरफ जाए, इजराइल नहीं चाहेगा। अब दूसरी बात यह है कि जो तेल वाली बात है उस पर राहुल जी आप भी थोड़ा अपनी बात रखें कि ये पाकिस्तानियों के लिए तेल पहुंच रहा था या ये अमेरिकी तेल है जो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ पाकिस्तान पहुंचा है? देखिए, जो बातें आ रही हैं वो तो ये है कि पाकिस्तान, जो ईरान ने के अंदर से जो आवाज आई है या बात हुई है कि ये पाकिस्तान ने धोखा किया है हमारे साथ। ईरान ये कह रहा है ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने धोखा किया, उन्होंने मतलब अमेरिका के लिए ऑयल जो है अपने टैंकर्स में वहां से निकाला है। तो ये उनके आरोप हैं। देखिए, एक और बातें जो वहां पर हो रही हैं, ये बात अजीत जी ने सही कही, वहां ग्राउंड अटैक की भी तैयारी एक तरफ अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी कर रहा है। ये भी बात हो रही है कि जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान जाएंगे वीकेंड पे और वहाँ पे क्या बातचीत होगी। लेकिन इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं आपस में सहयोग तो कर रहा है। देखिए, ये बात सामने आई कि अब्बास अराक्ची जो हैं और दूसरी तरफ उनके जो स्पीकर है मोहम्मद बागर गालिबाफ, ये दोनों जो हैं इनको टारगेट ना करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ये दोनों और टारगेट हो जाते हैं तो वहां कोई बचेगा नहीं बात करने के लिए। और ये बात इजराइल ने भी मानी। इजराइल का ये कहना था कि हम उन्हें टारगेट, हमारे को वहाँ पता है वो कहाँ पे हम टारगेट करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में इजराइल ने भी ये बात मानी कि हम इन दोनों को टारगेट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जरूर है कि ये बातचीत के जरिए कुछ रिजॉल्व हो जाए। और ये बात भी सही है कि अमेरिका इस वॉर से बाहर निकलना चाहता है। ठीक, अगर मजबूरी हुई तो ग्राउंड अटैक होगा। और ये बात सबको समझनी चाहिए कि ईरान में ग्राउंड अटैक इजी नहीं है। बहुत मुश्किल। जिस तरह की वहाँ टेरेन है, जिस तरह से वहाँ माउंटेन से घिरा हुआ है, एक तरफ से रेगिस्तान है, तो वहां पर ग्राउंड अटैक सुसाइडल है। एक तस्वीर मैं फिर से आपको दिखा दूं, जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है और सदन के अंदर विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी होनी शुरू हो गई। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। खामेनेई की तस्वीर के साथ विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा था। उसी दौरान ये धक्का मुक्की की भी तस्वीर आ गई। ये धक्का मुक्की तब होनी शुरू हुई जब सदन के अंदर इजराइल मुर्दाबाद के भी नारे लग गए। एक बार पहले ये पूरी तस्वीर आप देखें। मुझे इस तस्वीर को देखकर ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर विधानसभा में इस तरह से पोस्टर लहराने का मतलब क्या है। अजीत जी, इस तस्वीर का मतलब क्या है? भारत माता की जय, वंदे मातरम के अगेंस्ट में कोई खामेनेई का पोस्टर लहराते या खामेनेई के पोस्टर कोई लहरा रहा है तो उसके जवाब में कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो इसमें दो तीन बातें हमको कहनी है। एक तो ये कि हम लोग सब लोग जानते हैं, जो अभी हम लोग ब्रेक के बीच बात भी कर रहे थे, कि वहाँ शिया आबादी बहुत बड़ी है। और हम लोगों ने देखा था कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो किस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान में, जो इसी का एक्सटेंशन है, हम ही लोग का एक्सटेंशन है, हमारा भारत का जो इलाका कब्जे में है, वहाँ जो यूएन के दफ्तर पर हमले हुए, अमेरिकी कार्यालयों पर हमले हुए, उनके जो वाणिज्य दूतावास हैं उन पर हमले किए। तो ये शिया समुदाय कर रहा है क्योंकि उनके सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो मारे गए थे, तो उनका गुस्सा समझ में आता है। लेकिन अब ये इसमें दो बातें ये हैं। एक तो आपने देखा होगा कि चंदा वसूलने की बात हो रही है और इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक लड़की ने अपने गुल्लक तोड़ करके पैसे दिए ईरान के लिए। अरे कोई सोना निकाल रहा है, कोई चांदी निकाल रहा है। और इसी बीच खबर आई कि वहाँ इसके नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि एजेंसी को अलर्ट करना पड़ा है कि आप देखिए यहाँ फ्रॉड चल रहा है। ईरान को चंदा देने के नाम पर कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चंदा वसूल रहे हैं और लेके गायब हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो एक एस्पेक्ट इसका ये है कि चूंकि शिया आबादी बड़ी है, उनके धर्मगुरु थे, सबसे बड़े धर्मगुरु है वैश्विक। जिस तरह से ईसाइयों के लिए, कैथोलिक ईसाइयों के लिए पोप हैं, उस तरह से शिया मुसलमानों के लिए आयतुल्लाह खामेनेई थे। तो उनकी मौत पर शोक मनाना समझ में आता है, वहाँ के अपने लोगों के लिए आपका चंदा जमा करना भी समझ में आता है। विधानसभा में जो किया है ये एक विशुद्ध रूप से ऐसी राजनीति है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीति जो हम लोग हमेशा देखते हैं वो है, यही विधानसभा है। और अभी थोड़े दिन पहले समूचे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे थे, इस विधानसभा में किसी ने एक नारा नहीं लगाया बांग्लादेश मुर्दाबाद का।
किसी ने हिंदुओं के समर्थन में कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। अगर आप ऐसी वैश्विक आपकी अगर एक वर्ल्ड विजन ऐसा है, पूरी दुनिया की दृष्टि आपके नहीं सर, सामने फिर है, वो वर्ल्ड विजन नहीं है वही ना, तो वो क्या केवल world vision है? केवल मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम विजन है। हाँ, ये कोई वर्ल्ड विजन नहीं है। अगर होता तो आप बांग्लादेश की घटना पर भी सवाल उठाते हैं, यहाँ नारेबाजी करते हैं, आप बांग्लादेश मुर्दाबाद करते, वहाँ यूनुस के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते, लेकिन नहीं लगाए आपने। इसलिए इन तमाम लोगों को उन तमाम मुल्कों की तरफ भी देखना चाहिए, चाहे वो ओमान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, वहाँ पर भी रहने वाले मुसलमान ही है। शिया सुन्नी में बांट के अगर आप मुसलमानों को देख रहे हैं और फिर आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये कहिए कि आप या तो शिया ब्रदरहुड मानते हैं या फिर सुन्नी ब्रदरहुड मानते हैं। और इजराइल के प्रति अपनी नफरत जाहिर करने का मंच मत बने विधानसभा को या हमारे पार्लियामेंट को मत हमारे बनाइए। देश के एक राज्य की विधानसभा है। हम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर ही आते हैं। ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की रिक्वेस्ट पर हमलों को टाल दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिक युद्ध की शुरुआत से ही खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों से भागकर होटल्स और दफ्तरों में छिप गए हैं। अमेरिकी सैनिक नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। अरागची ने जिस अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह पोस्ट किया, उसका दावा यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस ऐसे हैं जो ईरान पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब क्या कोई बातचीत हो रही है? देखिए, जो अब्बास अरागची जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट का ही हवाला देते हुए कहा, अब राहुल जी, ये तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका से कभी सीज फायर की रिक्वेस्ट की ही नहीं, कभी युद्ध विराम की भी गुजारिश उन्होंने की नहीं। देखिए, बात ये हो रही है कि ईरान को ये कहा जाए कि आप थोड़े समय के लिए युद्ध को रोकें। 1 महीने का जो 15 पॉइंट जो दिया गया उसमें 1 महीने तक युद्ध को रोकने की बात है, ताकि कोई बातचीत, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, यहाँ पे संदेश दिए जा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के जरिए एक संदेश जो है वो ईरान की रिजीम तक पहुंचाया, वहाँ पे जो भी नेता वहाँ तक पहुंचाया। ईरान ने 5 पॉइंट प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका तक पहुंचा दिया कि भाई ये हमारी 5 शर्तें हैं, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अब अधिकार हो हमारा, आप सारे हमले बंद करें, आप जो है हमारे को कंपनसेट करें और बाकी सारी चीज़ें। और अमेरिका ने अलग अलग लगाया, आप अपना वो पूरा बंद करिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए, मिसाइल रेंज जो है सारा कुछ करिए। तो अब ये संदेश दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के बातचीत हो रही है और या फिर फोन पे बातचीत हुई है या बैठ के ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ईरान बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी तक ईरान सीधी कोई बात नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ उनका संदेश उन्होंने लिया और अपना संदेश दिया है। और जो ट्रंप जो चाह रहे हैं, एक चीज और जी जी, ईरान अगर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर रहा है, कैरियर पर कर रहा है ना, आप ट्रंप ने खुद ही बोला हम 100 मिसाइलें हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट पे 100 मिसाइलें चलाई ईरान ने। अगर वो हमला कर रहा है, अगर वो बाकी आपके एसेट्स पे हमला कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कोई रोकने, वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहा कि हम रोक रहे हैं। कोई आपको कोई बात करनी है तो आप हमारे को संदेश दे रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि ट्रंप और ईरान के बीच में अब क्या जंग जमीन पर लड़ी जाएगी? क्योंकि ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जमीनी हमले की तैयारी के लिए टाइम बाय कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान की मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक को रोकने के लिए 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है, जिसमें आर्मी, IRGC, बासिज फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। ईरान में कट्टरपंथी गुटों ने भी दावा किया है कि अमेरिका को रोकने के लिए 10 लाख लड़ाके तैयार हैं। मेरा कंसर्न यहाँ पर है अजीत जी कि ये जो टाइम बाय अगर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक वो पहले मार्केट अपना सिक्योर कर ले, दूसरा वो एक सीज फायर के साथ या थोड़े दिनों के इस पॉज के साथ वो अपनी फोर्सेस को खार्ग द्वीप तक पहुंचा सके या ईरान के अंदर उतार सके, इराक के रास्ते ले जा सके, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है। तो क्या अब आमने सामने की लड़ाई मैदान पर है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे एस्केलेट करती है लड़ाइयाँ, इसी तरह से इंक्रीमेंटल एस्केलेशन होता है और फिर उसके बाद आप लिमिटेड इंटरवेंशन की बात करते हैं और फिर ओपन एंडेड वार होता है फुल फ्लेज्ड।
ये हम लोगों ने तमाम वॉर्स को आप उठा करके देखिए, ऐसे इराक हुआ है। में हमने यही ऐसे ही देखा। एकदम इंक्रीमेंटल एस्केलेशन अभी हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि हम लिमिटेड इंटरवेंशन करेंगे और इसके बाद ओपन एंडेड वॉर होगा। जो अभी दिख रहा है उसमें ऐसा ही हो सकता है, और ऐसा हुआ तो अमेरिका बुरी तरह से वहां जाकर के फंसेगा। जो राहुल जी बता रहे थे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ईरान का, पहाड़ हैं, दुर्गम पहाड़ हैं उनके यहाँ, और कहाँ कहाँ उन लोगों ने मिसाइल्स लगा रखी हैं, छिपा रखी हैं, कहाँ क्या उनकी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनके 31 प्रोविंस को पिछले साल जून के हमले के बाद 31 प्रोविंस को इंडिपेंडेंट कर दिया। उसने पूरी आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, 31 कमांडर्स कर दिए। उन 31 कमांडर्स के पास उनके अपने हथियार हैं, उनके अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनको वो लड़ाई लड़नी है। और ये जो सबसे पहले ये जो लड़ाई हो रही थी ना, ये कहा जा रहा था कि खार्क द्वीप पर ही अमेरिका जाएगा, सबसे पहले वही था। जापान की तरफ से जो ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ वो ये था कि चूंकि वो समुद्र तट से 25 किलोमीटर अंदर है ये द्वीप, और वहां से इनका तेल का की सारी फैसिलिटीज जाती है, सारे टैंकर ईरान के वहीं से लोड होते हैं तेल के, और वहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अमेरिका ने पहले खत्म कर दिया है। तो ये कर लेंगे कि हम वहां जाके कब्जा कर लेंगे। अब ईरान को इसका पता है, उसने उसको फोर्टिफाई किया है। ईरान ने वहां अपने लाखों सैनिक उस खार्क द्वीप के आसपास तैनात कर दिए। तो लड़ाई होने लगेगी अगर जमीन पर, तो वो लड़ाई बहुत भयावह हो मैं जाएगी। इसमें एक इसराइल का भी मैं ले एक लूं। छोटा सा जी, कमेंट करूंगा। जी। ईरान ने ये कहा है कि हमने 40 साल तक इस बात की तैयारी की है, और अमेरिका को कहा है थोड़ा पास तो आओ। ये IRGC का बयान है, कल ही का कुछ बयान पास था। तो आओ। उसने कहा कि जो हमारे यहाँ घुसेगा वो ताबूत में जाएगा, ये उन्होंने तो बयान और दिया था। ईरान, अगर इराक का टेरेन देखेंगे, इराक और ईरान के टेरेन में तो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी वैलीज हैं। आप वहाँ जाएंगे, इराक और ईरान वॉर में 1 लाख सैनिक इराक के वहाँ मारे गए थे। जी जी। तो बहुत मुश्किल मैं इसमें इजराइल का भी टेक इसलिए लेना चाह रही हूँ, फिर मैं अगली खबर पर आगे बढ़ूंगी। इजराइल भी बड़ी ही चालाकी के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ लेबनान पर इतने हमले कर रहा है कि वो उस नदी तक अपने दायरे को ले जा चुका है, जहां से ईरान का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लेबनान ऐसा लग रहा है कि वो खत्म होने जा रहा है, वहां पर इजराइल हावी होने जा रहा है। ये सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो नेतन्याहू लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मेरे 40 साल का सपना था, अगर ईरान इधर 47 साल से तैयारी कर रहा था, उनके भी 40 साल का सपना था। उन्होंने हमास को लगभग खत्म कर दिया है इजराइल ने, और वो अगर गाजा का पीस प्लान चलता है ट्रंप का, तो वो तो खत्म ही हो गया, गाजा तो खत्म हो गया, फिलिस्तीन का अपना मामला रहेगा। जो ग्रेटर इजराइल की कल्पना है, जिसमें सीरिया भी है, जॉर्डन का कुछ इलाका है, लेबनान का है, गाजा का है, ये ग्रेटर इजराइल के अपने प्लान पर वो काम कर रहे हैं नेतन्याहू, और वो अब उनका हमास के बाद दूसरा टारगेट हिजबुल्लाह और लेबनान है। वो उसको खत्म करेंगे, फिर दूसरी तरफ अपना उनका टारगेट होगा। वो एक सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और सबसे प्लान्ड तरीके से अपने लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से वो लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, और अमेरिका का उसको समर्थन है। ट्रंप सामने से कुछ भी कहते रहे, बड़ी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल और अमेरिका दोनों। ये इजराइल पर इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इजराइल का ईरान पर अटैक केवल ईरान पर अटैक नहीं है, वो ग्रेटर इजराइल की जो उनकी थ्योरी है वो उस पर काम कर रहे हैं। गाजा पर उनका प्रभुत्व हो चुका है, अब बारी लेबनान की है। हम बात एक बार फिर से ईरान की करेंगे। ट्रंप और ईरान क्या कर रहा है, खामेनेई क्या कर रहे हैं। ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इजराइल की ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। तेहरान एयरपोर्ट के पास इजराइल ने बड़ा हमला किया। तेहरान से आए वीडियो में शहर के ऊपर से गुजरते फाइटर प्लेन को देखा गया है और तेहरान एयरपोर्ट के पास के इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। एक और खबर आपको दे दूं, इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के करमानशाह पर मिसाइल लॉन्च साइट पर बड़ा हमला किया। इस लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया है। वो इलाका अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। करमानशाह के ही इस लॉन्चिंग साइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव, काफर, कसीम और नॉर्थ इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान की क्लस्टर मिसाइल हमलों में इजराइल के 3 शहरों में 9 लोग घायल हुए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में भी ईरान पर अटैक जारी है। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए छोड़े गए इंटरसेप्टर मिसाइलों के मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये तमाम खबरें जो हैं, ये बम, बारूद, गोला, ये सब तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार हम लेकिन मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर भी थोड़ा सा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सऊदी अरब भी नहीं चाहता है राहुल जी कि ये जंग रुक जाए। अब वो ये चाह रहा है कि फुल एंड फाइनल जो हो खत्म हो। देखिए, सऊदी अरब का तो अपना इंटरेस्ट बिल्कुल है कि ये जो ईरान का जो हेजमनी है उस पूरे इलाके में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, और ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं शिया सुन्नी वाला भी थोड़ा इसमें एंगल है।
दूसरी तरफ यूएई जो है, यूएई बिकॉज क्योंकि वो अमेरिका के बहुत करीब है, वहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। यूएई जो है वो हमेशा से ऐसा ईरान के साथ कभी उनका बहुत ज़्यादा वो रहा, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया जा रहा है। वहाँ यूएस के जितने भी इंटरेस्ट हैं उन पे अटैक किया जा रहा है। तो ईरान जो है क्योंकि सीधा यूएस को नहीं मार सकता है, तो वो उसके इंटरेस्ट जहां जहां हैं मिडिल ईस्ट में वहां पर अटैक कर रहा है। सऊदी अरब फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन चाहता है। नाटो की भी हम बात कर लें जल्दी से अजीत जी, नाटो क्या चाह रहा है? देखिए, नाटो का तो कोई देश इसमें खुल करके आया नहीं अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ। उनके अपने इंटरेस्ट है। नाटो के भी कई कंट्रीज के एयर बेसिस पर चिटफुट हमले हुए, वो हम लोगों ने नहीं, देखा। लेकिन अभी जो रिसेंट अमेरिका का बयान है, कहा कि नाटो ने इस वॉर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अब हम यूक्रेन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। देखिए, अब वही हम कह रहे थे कि एक नया डायमेंशन खुल गया है। अभी सऊदी अरब के दौरे पर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, सऊदी अरब गए, तो अब ये युद्ध तो फिर नया डायमेंशन ले लिया ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, उसी से रूस ने लड़ाई लड़ी है यूक्रेन के खिलाफ। तो यूक्रेन कह रहा है कि हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो आपको शाहिद ड्रोन से बचाने की तकनीक हम देंगे, और ये तकनीक देने के नाम पर वो खुद चलेगा सऊदी अरब। अब क्या आपको लग रहा है कि रूस के साथ किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है? या रूस अगर अब खुल करके कहे कि हम ईरान को समर्थन देंगे, तो आप उसको कैसे रोकिएगा? सऊदी अरब अगर यूक्रेन का समर्थन ले रहा है, तो इस लड़ाई का नया डायमेंशन खुल गया, और ये डायमेंशन ज्यादा खतरनाक होगा। देखिए, चीन मदद कर रहा है ईरान की, रूस भी मदद करेगा अगर उसकी ईरान की, जिनको खुल के दोस्त बता रहे हैं अपना। आप यूक्रेन की मदद लेकर के कितना बच सकते हैं? रूस और चीन से नहीं बच सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो एक नया डायमेंशन खुल गया है। ये देखिए, अब जाकर के ट्रंप आए और यूक्रेन में उन्होंने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, तो कहा ही ना। उन्होंने $500 बिलियन के उनके साथ रेयर अर्थ मटेरियल्स की और माइंस एंड मिनरल्स की डील की, तब तो जाकर के ट्रंप ने मदद करने की बात कही कि हम तब यूक्रेन की मदद करेंगे। आप पहले दोस्ती में कर रहे थे, जो बाइडेन जब तक थे तब तक दोस्ती में, नाटो के उसके नाते, आप यूरोप के नाते आप मदद कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे थे। ट्रंप ने तो उस तरह से कहा कि हम उस तरह, आप वैसे तो मदद कर नहीं रहे हैं। और यूरोप ने, अब के देशों ने, नाटो के देशों ने अपनी सेना बढ़ानी शुरू की है, अपने हथियारों का प्रोक्योरमेंट शुरू किया, वो लड़ाई लड़ेंगे वहां। ये लड़ाई जितनी लंबी खिंचती चली जाएगी, उतना ही गैस और तेल का संकट जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता चला जाएगा। इन तमाम तनाव भरी खबरों के बीच बस एक खबर मैं आपको फिर से दोहराते हुए कहना चाहती हूं कि भारत के पास 60 दिनों के तेल की आपूर्ति के लिए सिक्योरिटी है, और अगले 2 महीने के लिए भी उन्होंने तेल का प्रोक्योरमेंट कर रखा है। तो इसलिए चिंताओं के, इस अफवाहों के बादलों से बचें, और जो आपके रोजमर्रा के कामकाज हैं उसे वैसे ही आगे बढ़ाते चले जाएं, लेकिन खबरों पर पैनी नजर बनाए रखें।